हिमालय की गोद में कहीं ऐसे ही बर्फीले रास्तों पर करीब 30 किलोमीटर मुश्किल चढ़ाई के बाद 14,200 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा दृश्यम है जो 9,400 साल से कभी नहीं देखा गया। एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा जिसके तथ्य और अधूरे सत्य का फैसला आज तक नहीं हो पाया। वहां जाके लोग दिशा बदल जाते हैं। वहां पर जाने के लिए बहुत हिम्मत होनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी कोई स्नान करके गया हुआ है। बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं। कहते हैं इस बर्फीले पर्वत के बीच वो प्रमाण छिपा है जो हिमालय को देवभूमि साबित कर देगा। जो पुराणों के सप्त ऋषियों की मौजूदगी सिद्ध कर देगा। वहीं कहीं मौजूद है वो सरोवर जहां भृगु संहिता रची गई, जहां ज्योतिष की सबसे अद्भुत और रहस्यमय शाखा का जन्म हुआ। उस सरोवर तक पहुंचने की यह हमारी पहली कोशिश नहीं थी। कुछ महीने पहले भी हमने इस सफर को आसान समझने की गलती की थी और सरोवर के आसपास होने वाली कुछ अलौकिक घटनाओं ने हमें खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया था। जो पिछली बार हुआ था कुछ वैसा ही इस बार भी हुआ। कुछ रहस्यमयी घटनाओं ने हमें फिर वापस लौटने के संकेत दिए। भटक गया मैं। ऐसा तो नहीं, मुझे दिशा भ्रम तो नहीं हो गया? फिर कुदरत हमारा इम्तिहान लेती रही। ऑक्सीजन देना। फर्क बस इतना था कि इस बार हम हर इम्तिहान के लिए तैयार थे और वापस लौटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे। ये लड़ाई हमें जीतनी ही होगी क्योंकि आज का दृश्यम सिर्फ एक कहानी नहीं है, पुराणों की कुछ अलौकिक घटनाओं का एक ऐसा दस्तावेज है जो इस वैज्ञानिक युग में भी चमत्कार के अस्तित्व को जिंदा रखता है। तो चलिए टीवी इतिहास में पहली बार हिमालय के भृगु सरोवर तक पहुंचने का सफर शुरू करते हैं। जिसका पहला पड़ाव है कुल्लू का एक छोटा सा गांव कुलंग, यानी सफर की आखिरी इंसानी बस्ती। यहीं से आगे हमें पर्वतों पर करीब 30 किलोमीटर चलना होगा। तकरीबन 7 पर्वतों को पार करना होगा और करीब 4 दिन तक लगातार चलने के बाद हम उस पौराणिक सरोवर तक पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी था कुलंग गांव से सरोवर का रास्ता पता करना, कहानी का पता करना, आने वाली मुश्किलों और सरोवर में होने वाली घटनाओं का पता करना। स्कंद पुराण में लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है, भृगु संहिता और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि देवभूमि में कहीं एक बेहद पवित्र झील है जो करीब 9,400 साल से मौजूद है। गहरे नीले रंग की बर्फीली झील। कहते हैं कि वहां ब्रह्म मुहूर्त के वक्त में, यानी सुबह 4 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे के बीच में कुछ अद्भुत घटनाएं होती है। अद्भुत घटनाएं मतलब दैवीय घटनाएं। और कहते हैं कि जब ये घटनाएं हो रही होती है
तो वहां कोई पहुंच नहीं पाता, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो प्रकृति उसे इस तरीके से लाचार कर देती है कि वो जा नहीं पाता। हां, यह किंवदंती जरूर है कि ब्रह्म मुहूर्त बीतने के बाद, यानी सूरज चढ़ने के बाद अगर कोई वहां तक पहुंच पाए तो उसे कुछ अद्भुत निशानियां उस जगह पर जरूर मिलती है। मतलब ये कि हमें तलाश करनी थी भृगु सरोवर की, जिसका रिश्ता सप्त ऋषियों में से एक और ब्रह्मदेव के मानस पुत्र महर्षि भृगु से है, जहां 9400 साल से कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। अब सवाल है कि उन जगहों पर होता क्या है, पुराणों में उस जगह के बारे में क्या लिखा गया है, तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, कहा यह जाता है कि उसी जगह से रात के वक्त में आसमान में सबसे साफ सप्तऋषि मंडल दिखेगा। सिर्फ आसमान में नहीं, जमीन पर भी सप्तऋषि मंडल दिखेगा। जी हां, जमीन पर। आकाश में जैसा सप्तऋषि मंडल दिखता है वैसा ही जमीन पे भी दिखता है। जमीन पर दिखता है? हाँ। नंबर 2, अगर किसी कमंडल में ब्रह्म मुहूर्त के समय में वहां आप जल रख देंगे तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर आप कमंडल में पानी भर के रखेंगे ना तो वो भी स्वीकार हो जाता है। स्वीकार हो जाता है, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आप झील से पानी भर के रखेंगे तो वो खाली हो जाएगा। कौन सा झील? भृगु झील ही। 14,000 फीट की ऊंचाई पर पानी, ये कैसे संभव है? यही तो चमत्कार है। वहां तो तापमान माइनस में होता है। फिर चमत्कार है ऊपर वाले का। नंबर 3, ऋषि भृगु की कथाओं के मुताबिक वहीं कहीं एक ऐसी जगह है जहां पहुंचते ही इंसान को अपना भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ दिखने लगेगा। वहां पहुंचते ही वक्त ठहरा ठहरा सा लगेगा, हवाएं रुक सी जाती है, बादल थम जाते हैं, और कहते हैं कि वहां जो कुछ भी होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वहीं पर ज्योतिष की सबसे अद्भुत विधा की शुरुआत हुई थी। भृगु लेक का रास्ता इधर से जाएगा? हाँ भाई, भृगु लेक तो जाओगे आप, लेकिन पहुंच नहीं पाओगे। क्या 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 बता रहे हैं आप कि मैं जाऊंगा, पहुंच नहीं पाऊंगा? वापिस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके लोग दिशा भटक जाते हैं। दिशा इसलिए भटकते हैं, जो भृगु ऋषि जी है वो काल चक्कर की गणना करते हैं, वो समय को रोक देते हैं, जिस कारण आदमी दिशा भटक जाता है। नंबर 4, स्कंद पुराण में लिखा है कि उसी झील में 33 कोटि देवी देवता स्नान करने आते हैं। मतलब उस झील का पानी गंगा जैसा पवित्र है। ये ऊपर से ही ऐसे अजीब आकार है और इसमें पानी भी है। वहाँ पे देवी देवता स्नान करके जाते हैं। आजकल भी ये होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं, भृगु लेक जाएंगे तो वहाँ पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको, पर वहाँ पे वो लेक वैसा ही है और वहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी कोई स्नान करके गया हुआ है। कोई किताबी नक्शा नहीं, कोई गूगल मैप नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी सनक, थोड़ी सी ट्रेनिंग और गांव के कुछ पर्वतारोहियों के साथ हम उस अनदेखी मंजिल की तरफ चल पड़े। तुलंग गांव से जो हमारा सफर शुरू हुआ था, वो कई किलोमीटर के सफर के बाद अब उस जगह तक पहुंच गया है जहां अब कोई जंगल नहीं है, सामने बिल्कुल मैदान है और उसके भी ठीक सामने, उसके आगे पहाड़ है जिसके ऊपर सफ़ेद चादर, मतलब बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। लेकिन यहाँ तक का सफ़र और इसके आगे का जो सफ़र यहाँ से दिख रहा है वो बहुत आसान नहीं है।
आगे 14,000 फीट से ज्यादा की चढ़ाई थी और बर्फीली चुनौतियों के साथ लंबी लड़ाई थी। 5,000 फीट पर पहुंचने के बाद पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की चोटियां दिखने लगी। यह हिमालय के निचले इलाके की सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है जो चीन तक फैली है। इस सफर में मुश्किलें चाहे जितनी हो, लेकिन एक जो सबसे अच्छी चीज है वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का तापमान, यहाँ का मौसम। दूसरी तरफ पीर पांजाल है और ये पूरा हिस्सा पीर पांजाल में आता है। ये भी ऐसे ही बर्फ से ढका आपको दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे हमेशा यहाँ बर्फबारी होती है। इस इलाके तक हम पिछली बार भी पहुंच गए थे। असली खेल तो आगे शुरू होने वाला था, जहां बेमौसम बरसात, हिमपात और बर्फीला तूफान वापस लौट जाने की पहली चेतावनी देता है। लोग कहते हैं खराब मौसम एक भ्रम है। असल में वो सब कुछ कुदरत का पहरा है जो सरोवर को इंसानी नजर से दूर रखता है। इंटरनेट के दौर में भी उस सरोवर की कहानियां देश के सामने क्यों नहीं आई? क्यों आज तक उस रहस्य को खोजा नहीं गया? अब तक जो दावे, जो जानकारियां हमें मिली थीं, उसके मुताबिक महर्षि भृगु के पास कई दैवीय शक्तियां थीं। उस सरोवर के पास ही भृगु ऋषि ने भृगु संहिता की रचना की थी। भृगु संहिता यानी भूत, भविष्य और वर्तमान के जरिए ज्योतिष विज्ञान की सबसे रहस्यमयी विधा। स्कंद पुराण और विष्णु पुराण में उसी सरोवर को देवगण के देव स्नान की जगह बताया गया है। बहुत से सवाल थे जिनके जवाब की तलाश में हम बढ़ते जा रहे थे। सूरज डूबने के कगार पर था। हमने रफ्तार बढ़ा दी थी। अंधेरा होने से पहले हमें सुरक्षित जगह पर डेरा डालना था, लेकिन चलते चलते एक ऐसा अचंभा हुआ कि होश उड़ गए। हम अपनी धुन में आगे बढ़ते जा रहे थे। पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था। हमारे साथ आ रहे पर्वतारोही कहीं खो चुके थे। किस तरफ आ गया? अरे अरे किस तरफ गए? ऐसा लगा भटक गया मैं। कहाँ हो? हम भटक गए थे। शायद किसी दूसरे रास्ते पर निकल आए थे। सर्दी में पसीने छूट रहे थे। यह पता करना जरूरी था कि हम गलत दिशा में तो नहीं चल रहे। देखना पड़ेगा मोबाइल में हम किस तरफ हैं। ओह, कहाँ क्या दिख रहा है? जैसे ही हमने मोबाइल फोन के कंपास में दिशा जानने की कोशिश की, चौंक पड़े। सारी दिशाएं उल्टी दिख रही थीं। ये क्या हुआ था? क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये पूरब? अरे शाम के वक्त में जब सूरज ढल रहा है तब ये शाम के वक्त में कैसे इधर पूरब हो सकता है? मैं अपने मोबाइल के कंपास में इसे देख रहा हूं और मुझे ये बता रहा है कि सामने पूरब है और ऐसा बता रहा है कि ये पश्चिम है, जबकि हमें ये कंपास में बता रहा है कि पूरब है। ये कैसे हो सकता है? शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था, लेकिन कंपास के मुताबिक जिधर सूरज डूब रहा था वो पूरब था, लेकिन ये तो पश्चिम होना चाहिए था।
ये देखो, ये पूरब बता रहा है, ये सामने, पीछे बता रहा है पश्चिम, ये बता रहा है उत्तर और ये दक्षिण। ये कैसे हो सकता है? ये पूरब है। अभी तो शाम के वक्त में तो सूरज ढलता है ना, ये सूरज ढल रहा है और सूरज ढलने के समय में मोबाइल में बता रहा है। अचंभे में दिमाग चक्कर खाने लगा। सूरज डूब रहा था और दिशा पूरब की दिखाई दे रही थी। यह सब कुछ नजर का धोखा था, डिवाइस का भ्रम था या दिशा का वहम। जो भी था सब कुछ शून्य हो चुका था। बस गांव वाले की एक बात दिमाग में गूंज रही थी। वहाँ जाके लोग दिशा भटक जाते हैं। क्या ये वो जगह तो नहीं है जिस जगह के बारे में कहते हैं कि जब ऋषि भृगु ने भृगु संहिता की रचना की थी, जिस जगह पर, उस जगह के बारे में कहते हैं कि वहां पर में वक्त ठहर जाता है, हवाएं रुक जाती है, सब कुछ ठहर सा जाता है। क्या ये वही जगह तो नहीं है? ये अजीब चक्कर था जिसने हमें घन चक्कर बना दिया था। इसे सिर्फ दिमाग का भ्रम या डिवाइस का धोखा मानकर हम वहां से निकल गए। सुनो, ये कितना अजीब है यार। कहाँ गए? नहीं, ये रास्ता नहीं जाता। थोड़ा आगे बढ़े तो जैसे सब कुछ दोबारा ठीक हो गया। हमारे बिछड़े साथी फिर मिल गए। टीम का हौसला ना टूटे, इसलिए बिना कुछ बोले आगे बढ़ चले। शाम ढलने लगी थी और हमें जल्दी से जल्दी रात के लिए डेरा डालना था। सूरज ढलते ही एक सुरक्षित जगह पड़ाव डाल दिया। शाम की घटना से दिमाग अशांत था, लेकिन यह समय पीछे मुड़कर देखने का नहीं, आगे की रणनीति बनाने का था। यहां से आगे बढ़ने पर एक या दो नहीं, कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो चुनौतियां कैसी होंगी, किस तरीके की होंगी, और आगे हम वहां पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहीं तक आने में जितनी तरीके की दिक्कतें हमने देखा, हमने उन दिक्कतों का सामना किया, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि जब हम ऊपर जाएंगे, जहां से एक नई चुनौती शुरू होगी और नई नई चीज़ें हमारे सामने आएगी हमें रोकने के लिए, तो कल का दिन बहुत ही अहम होगा हमारे लिए। आने वाला दिन बीते हुए दिन से ज्यादा रोमांचक होने वाला था। तमाम संकट इंतजार कर रहे थे, लेकिन कल की चिंता से ज्यादा जरूरी था आज रात का आराम। मगर हम कुदरत के इशारे समझ नहीं पा रहे थे। रात घिरते ही मौसम करवट लेने लगा। कुछ ही देर में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हमारे लिए यह अच्छा संकेत नहीं था। रात में इतनी बर्फ गिरी कि सुबह तक पूरा नजारा ही बदल चुका था। पूरा पर्वत बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। अब यहां से एक एक कदम बहुत संभाल कर रखना होगा। ज्यादातर हमें बर्फ में ही चलना होगा। वो बर्फ चाहे घुटने भर हो या फिर कहीं कहीं वो हो सकता है कमर भर हो या उससे ऊपर हो, तो उससे बचने के लिए हमें केटर लगाना होगा। केटर बर्फ में चलने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उससे बचने के लिए ये सुविधाएं दी गई है ताकि आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। और उसका तरीका ये है कि हम इसको ऐसे अपने पैर में लपेटते हैं और इसको पूरी तरह से लगाने के बाद, हाँ, इस रस्सी को यहाँ से
टाइट करना होगा। हम एक बार फिर निकल पड़े थे पुराणों में लिखे एक दैवीय सरोवर की तलाश में। सुबह नई थी, लेकिन सवाल वही पुराने। क्या आज भी उस सरोवर तक पहुंचा जा सकता है? पहुंच गए तो क्या सप्त ऋषियों के आसन दिखाई देंगे? वक्त के साथ तापमान तेजी से नीचे गिरता जा रहा था। बर्फ में चलते वक्त ठंड से हमारे पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। ओह, ये इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बर्फबारी हुई है। ये ट्रैकिंग स्टिक यहाँ नीचे तक चली जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये थोड़ी जमी हुई है, ऐसे में पैर पूरी तरह से अंदर नहीं जा रहा है। यहाँ हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ जा पा रहे हैं, लेकिन अगर स्टिक ना हो तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। बर्फ की चादर मोटी होती जा रही थी। मुसीबतें कदम दर कदम बढ़ रही थीं। आसमान में उमड़ते बादल इशारा कर रहे थे कि आगे मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। कुदरत के इम्तिहान में हिम्मत कमजोर पड़ती जा रही थी। रात भर हुई बर्फबारी ने रास्ते को सफेद दलदल बना दिया था। पता नहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं आ गया, क्योंकि यहाँ से पार करना खुद में इतना अजीब सा डर लग रहा है कि जैसे ही हम स्टिक नीचे रख रहे हैं, ये पूरी स्टिक स्नो में धंस जा रही है। पैर इतना अंदर चला जा रहा है और फिर उसके बाद खुद को इस तरीके से रखना बहुत मुश्किल का काम है। ओह, ये अजीब सी परेशानी है। आगे वही हुआ जिसका डर था। हम बुरी तरह फंस चुके थे। सुनो, जल्दबाजी करते तो पैर टूट सकता था और ये कहानी यहीं खत्म हो सकती थी। ये पैर अभी भी नीचे जाकर ऐसे फंस गया है। लेकिन हमने किसी तरह खुद को इस मुसीबत से बाहर निकाला। ये सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी दिक्कत है। पैरों को सही सलामत पाकर हमने राहत की सांस ली। अब हम पहले से भी ज्यादा सजग और सतर्क थे। छोटे छोटे कदमों के साथ हम एक बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे। लेकिन एक मुसीबत से चले तो अगली गले पड़ गई। अगले मोड़ पर ऑक्सीजन की कमी से सांसें उखड़ने लगी। सुनो भाई, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं यार। ऑक्सीजन देना। लेकिन हम रुके नहीं। उस पौराणिक सरोवर और सप्त ऋषियों के आसन की तलाश में आगे बढ़ते रहे।
यहां तक आते आते आभास होने लगा था कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। चलते चलते 13,000 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं और यहाँ जो बिल्कुल हल्की हल्की हवाएं बह रही है वो इतनी बर्फीली है कि यहाँ खड़ा हो पाना, खुद को मजबूत रख पाना और आगे बढ़ते रहना बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल ताज़ा बर्फबारी हुई है, ऐसे में मुश्किलें हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। दृश्यम दिखने वाला है, मंजिल आने वाली है, सरोवर की झलक मिलने वाली है। बस यही उम्मीद अब हमारी हिम्मत थी। हम जोश के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सामने एक बड़े पहाड़ को देख दिल बैठ सा गया। हमारे और उस झील के बीच ये पर्वत रोड़ा बनकर खड़ा था। हमने सारी संभावनाएं तलाश ली, लेकिन फिलहाल इस पर्वत को पार कर पाना मुमकिन नहीं था। आगे जा नहीं सकते और पीछे लौटना हमें मंजूर नहीं था। थोड़ा दिमाग चलाया तो एक तरकीब सूझी। हमारे सामने जो ये पहाड़ दिख रहा है, इसके ठीक पीछे भृगु लेक है, जिसे अब हम इस ड्रोन के सहारे देखने की कोशिश करते हैं कि भृगु लेक यहाँ से इस सिचुएशन में, जब तापमान लगभग माइनस में है, रात के वक्त में माइनस में ही होता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कैसा दिखता है। हम इसे सबसे पहले ड्रोन को उड़ाएंगे और ड्रोन को उड़ाने के बाद हम देखेंगे कि अभी भृगु लेक कैसा दिखता है। कैमरे ने उड़ान भरी और उस दैवीय सरोवर का पहला नजारा हमारे सामने था। ड्रोन कैमरा जैसे ही पर्वत के उस पार पहुंचा, वहां के नजारे ने हमारे होश उड़ा दिए। चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़ और बीच में एक बेहद खूबसूरत सरोवर, जिसका पानी साफ दिख रहा था। अरे ये इसका पानी जमा ही नहीं है। लोग कह रहे थे तो आश्चर्य होता था, लेकिन ये कितनी हैरानी की बात है कि जब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कहीं नामो निशान नहीं है जमीन का, कहीं पानी की एक बूंद नहीं है, इस स्थिति में भी भृगु लेक में पानी साफ तौर पर हम देख रहे हैं। मौजूदा तापमान -4 डिग्री सेल्सियस था। खून जमा देने वाली ठंड थी। आसपास सब कुछ बर्फ बन चुका था, लेकिन सरोवर का पानी बिल्कुल नहीं जमा था। जो तस्वीरें हम देख रहे थे, पौराणिक कहानियों में इस सरोवर का कुछ ऐसा ही जिक्र हुआ था। जब हम इस ट्रैक पर आ रहे थे, भृगु झील के लिए हम जब निकले थे, तो हमें कई लोगों ने बताया था कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो झील कभी सूखता ही नहीं है, पानी आपको कभी न कभी जरूर दिखेगा। आंखों के सामने पुराणों की कहानी सच्ची लग रही थी। ये स्थिति तब है जब मैं खुद करीब करीब घुटने भर बर्फ में खड़ा हूं और यहां से दूरी तकरीबन 2 किलोमीटर की है। आप चाहे इसे कुदरत का करिश्मा कहिए, या फिर प्रकृति की माया कहिए, या फिर इसे आप किसी धार्मिक कारण से जोड़ कर देखिए, लेकिन सच यही है कि भृगु झील अभी भी सूखा हुआ नहीं है, अभी भी उसमें पानी है, उसके ऊपर बर्फ नहीं है, पानी साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस एक दृश्यम के साथ ये कहानी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि कहानी तो अब शुरू होनी थी। अब सवाल था
कि क्या वाकई इस सरोवर में देव स्नान होता है। क्या वाकई ब्रह्म मुहूर्त में यहां अलौकिक घटनाएं घटती हैं। आखिर कहां है सप्त ऋषियों का आसन। क्या आज हम वो आसन देख पाएंगे। वक्त अब सारे सवालों का जवाब तलाशने का था और हमने वो सब कुछ करना शुरू किया जो चमत्कार के दावों की पड़ताल के लिए जरूरी था। जिस तरीके का सप्तऋषि मंडल आसमान में दिखता है, मैं उसी तरीके का सप्तऋषि मंडल यहां अपने इस स्टिक से बनाऊं। कहते हैं कि रात के वक्त में जब आप यहाँ पर किसी बर्तन में, खासकर किसी लोटे में या किसी लुटिया में आप यहाँ पर पानी रख देते हैं तो उसे अपने आप स्वीकार कर लिया जाता है। जब आप उसे यहाँ छोड़ देते हैं तो उसे अपने आप ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्वीकार कर लिया जाता है। बर्तन हमारे पास था, लेकिन 14,000 फीट पर पानी मिलना संभव नहीं था, इसलिए हमने बर्तन को बर्फ से ही भर दिया। हमने कुल 7 लुटिया 1 2 3 4 5 6 7 हमने लगा दिए हैं और कहते हैं कि सुबह के वक्त में, क्योंकि पानी को लेकर कहा जाता है कि अगर आप इसमें पानी रखते हैं तो इसे स्वीकार कर लिया जाता है। और ऐसा कैसे होता है, इसे लेकर जो दावा है उसमें कितनी सच्चाई है, ये कैसे संभव है, इसे लेकर हमने शाम के वक्त में इसे रख दिया है और सुबह हम आकर देखेंगे कि इसमें अचानक ऐसा क्यों होता है और होता भी है या सिर्फ लोग दावे करते हैं। जैसा लोग बताते हैं हमने वैसा ही किया और 7 पात्रों को हमने सप्त ऋषियों की श्रृंखलाओं में रख दिया और इंतजार शुरू हुआ अगली सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का। आज की रात हम भृगु लेक के बिल्कुल करीब में हैं, कुछ दूरी पर, लेकिन यहाँ रुक पाना मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी ठंड मैंने कभी नहीं झेली थी। बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन यहाँ से जब मैं ऊपर आसमान में देख रहा हूँ तो ऐसा दिख रहा है कि तारे तो टिमटिमा रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई सप्तऋषि मंडल मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब वो आसमान में रात के वक्त में नहीं दिख रहा है तो फिर वो सुबह कैसे दिखेगा। फिलहाल हमारे पास एक ही विकल्प है और वो विकल्प है सुबह होने के इंतजार का। हम जानते थे कि आज की रात हमें नींद नहीं आएगी। थोड़ा वक्त दिन के दृश्यम के सुकून में बीत जाएगा और बाकी रात अगली सुबह के इंतजार में। सुबह हुई और बेताब धड़कनों के साथ हम बर्तनों की तरफ दौड़ पड़े। यहां आकर देखा तो हैरत से उछल पड़े। इन सभी में तो बर्फ भरे थे ना, फिर ये पानी कहां से आया? अरे सभी में पानी है, इसमें भी। बर्तन से बर्फ गायब थी, उसकी जगह पानी भरा था। किसी में ज्यादा, किसी में कम। बर्फ का एक भी अंश किसी बर्तन में नहीं था। अरे ये तो भरा हुआ है, इसमें भी पानी है। इसमें सबसे कम पानी है, बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। ये पानी कहां से आया? ये कैसे हुआ? बर्फ कहां गई? क्या पिघल गई? पिघल गई तो बर्तन पानी से लबालब भरे होने चाहिए थे, लेकिन यहां तो अजीब नजारा था। किसी में पानी कम तो किसी में ज्यादा था। और ये बिल्कुल साफ है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा भी किसी में भी बर्फ नहीं लगा है। ये कितनी हैरानी वाली बात है। अरे आसपास देखो, कहीं और भी पानी है।
देखो, कहीं पैरों के निशान भी दिख रहे हैं क्या? देखना। मान्यताएं कहती हैं कि ये जगह सप्त ऋषियों का आसन है। यहाँ युगों से ऐसा ही होता आया है। देवता भी देव स्नान से पहले यहीं पर ऋषियों को जल देते हैं। विज्ञान के सारे तर्क धरे के धरे रह चुके थे। वहां अजीब सी घटनाएं घट रही थी। देखना किसी तरफ पैरों के निशान या कुछ ऐसा पानी वगैरह दिख रहा है क्या? ये कितनी अजीब बात है। इतनी तेज ठंड है, यहाँ बर्फबारी हुई है, बावजूद इसके अचानक पानी और ये पैरों के निशान भी दिख रहे हैं। देखना एक बार, फिर से देखना। पैरों के निशान, जैसे कोई चलकर आया हो, बिल्कुल इंसान जैसे। होश उड़ चुके थे। हमें भी अजीब लग रहा था ये हम क्यों कर रहे थे, लेकिन यहां जो हो रहा था वो बिल्कुल हैरत अंगेज था। ये क्या? और तभी हमें कुछ और भी दिखा। इसे पैरों के निशान तो नहीं कह सकते, लेकिन भारी वजन से बना कोई छोटा गड्ढा जरूर था जिसमें पानी दिख रहा था। अरे ये ऊपर से ही ऐसे अजीब आकार है और इसमें पानी भी है। यहां भी पानी है। अरे बर्फ में पानी, ये कैसे संभव है? ऐसे निशान बहुत दूर तक बने थे। सभी एक आकार के थे, न कोई छोटा न कोई बड़ा, और पानी सभी में था। यहां भी दिख रहा है। और कितनी अजीब बात है कि बर्फ के बीच में, ये देखिए, बर्फ के बीच में पानी दिख रहा है। इसमें भी पानी है। ओह, ये क्या है? ये कोई भ्रम नहीं था, कोई वहम नहीं था। लोगों की माने तो ये वही अलौकिक घटनाएं थीं जो यहां सदियों से हो रही थीं, लेकिन हम अब भी इसे चमत्कार मानने को तैयार नहीं थे। मगर जो कुछ भी हमारे सामने था उससे इनकार कर पाना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं था। कुछ देर इंतजार किया। यहां जो कुछ भी हुआ उसे दोबारा सोचने समझने की कोशिश की तो सिक्के का दूसरा पहलू भी समझ में आने लगा। पहला ये कि हमें वही कहानी दिखाई दे रही थी जिसके किस्से हम बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे। मतलब ये कि मनोवैज्ञानिक तौर पर हम वही देख रहे थे जो हम देखना चाहते थे। कि जब हम किसी पर विश्वास करते हैं तो तथ्यों को, फैक्ट्स को बिना चेक किए हम उस बात को मान लेते हैं। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि हम सब लोगों को दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस होने की आदत होती है। तो मान लीजिए अगर आपने किसी, स्पेशली आपने जैसे भृगु लेक के बारे में कहा, लोगों ने अलग अलग कहानियाँ आपको समझाई और आपको वहाँ जाकर ऐसा ही महसूस हुआ। रही बात बर्तन में रखी बर्फ के पानी बन जाने की, तो शायद इंसानी हलचल, हमारे उपकरणों की गर्मी, कैमरे की लाइट से तापमान बढ़ गया हो और बर्फ पानी में बदल गई हो। और ये गड्ढे शायद हमारी ही चहलकदमी का नतीजा हो सकते हैं। जहां तक सवाल है उन गड्ढों में पानी होने का, तो बीती रात इस जगह का तापमान थोड़ा बढ़ा था, लगभग 5 डिग्री के आसपास। शायद बर्फ का पिघलकर पानी हो जाना सिर्फ एक कुदरती प्रक्रिया हो। लेकिन ये तमाम तर्क सिर्फ ये साबित करने का बहाना हो सकते हैं कि पुराणों की कहानियां सिर्फ किस्से कहानियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तमाम मुश्किलों को पार करने के बाद हमारे लिए अद्भुत यह था कि जैसा पौराणिक कथाओं में कहा गया, जिस भौगोलिक स्थिति में बताया गया, जिन चमत्कारी दावों को सुनाया गया, वो सब कुछ यहां आकर हकीकत के काफी करीब मिलते हैं। हमारे लिए चमत्कारों की यह कहानी जरूरी नहीं थी, जरूरी था ये दृश्यम, जो अनदेखे भारतवर्ष का गौरवपूर्ण नजारा है। तो एक पल को
भूल जाइए पुराण को, प्रमाण को, तथ्य को, सत्य को और गौर से देखिए देश के अलौकिक भृगु सरोवर को, जहां लहराया है भारतवर्ष का परचम। यही है देश का दृश्यम।